आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है मानव शरीर का नया भाग। बेसिकली ये यूपीएससी पीटी 2022 के लिए जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये विज्ञान से हम लोग शुरू कर रहे हैं और विज्ञान में भी जीव विज्ञान अर्थात बायोसाइंस से शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने मानव जीनोम प्रोजेक्ट देखा था और अब है मानव शरीर का नया भाग एक मिला है, जो नई डिस्कवरी है, रिसेंट डिस्कवरी है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके संदर्भ में देखते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव फेफड़े के नाजुक शाखाओं वाले मार्गों के अंदर छिपी हुई एक प्रकार की कोशिका की खोज की है, यानी एक सेल को खोजा है, कोशिका को खोजा है। एक नए अध्ययन के अनुसार ये कोशिकाएं श्वसन प्रणाली को ठीक से काम करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है और धूम्रपान से संबंधित कुछ बीमारियों के प्रभावों को दूर करने के लिए नए उपचारों को जो है प्रेरित कर सकती है। अर्थात इससे जो नए उपचार होंगे, जो धूम्रपान से बीमारियां होती हैं या जो भी श्वसन संबंधित बीमारी है, उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण खोज है। तो चलिए देखेंगे कि ये ऑर्गन जो है, ये पार्ट जो है, ऑर्गन नहीं कह सकते इसको, पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये सेल का पार्ट है। तो इस सेल के पार्ट्स को हम लोग देखें तो ये जो पार्ट है ये आखिर क्या है इसके बारे में। तो चलिए, इसको कहा जाता है रिस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी, रिस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी, और संक्षिप्त में इसको हम लोग RAS कह सकते हैं, RAS कह सकते हैं। तो देखें तो कोशिका जो खोजा गया है, कोशिकाओं उनमें क्या कहा जाता है, इसका रिस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी कोशिकाओं का एक ऐसा समूह माना जाता है जो छोटी शाखाओं वाले मार्ग में, यानी जो ब्रोंकियोल्स जो होता है, आप जब फेफड़े की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहा जाता है, और वो जो एल्वियोली से घिरे होते हैं। बेसिकली एल्वियोली जो होता है वही वायु का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो आपका ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो एल्वियोली में जाता है, फिर एल्वियोली से बॉडी से आपका पार्ट में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो वहां से ऑक्सीजन लेके फिर आपके बॉडी के पार्ट में जाता है, और फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है फिर आप सांस से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह जो एक्सचेंज जो होता है वो आपको एल्वियोली में होता है, और ये रक्त प्रवाह के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। तो ये नई कोशिका जो है वो बिल्कुल स्टीम सेल के तरह से, जिस तरह से हम लोग स्टीम सेल थेरेपी देखते हैं उसी तरह से है। यानी आप ये समझें कि एक ब्लैंक कैनवास है, एक जैसे एक सादा कागज होता है, उसमें आप जो चाहें लिख दें, उसी तरह से ये एक ब्लैंक कैनवास के तरफ से है, जो शरीर के अन्य प्रकार के सेल में अंतर कर सकता है, और जो क्षतिग्रस्त एल्वियोली है उसको मरम्मत और उसको फिर नया भी बना सकता है, नया बदलने का भी काम ये करता है। तो इसीलिए ये आप देखेंगे तो ये काफी महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो कोरोना है या जो भी बीमारी अभी वैश्विक स्तर पर, वो सब श्वसन संबंधित है, फेफड़े से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं, इसीलिए ये एक डिस्कवरी बहुत ही बड़ा मील का पत्थर है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये मानव फेफड़ा है, और ये जो मानव फेफड़े के इधर वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट में जो ये सेल्स है ये एल्वियोली कहलाता है, और यही आपका ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और यही ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो होता है इसी के अंदर आपको RAS सेल पाया गया है। तो चलिए आगे इधर देखते हैं फिर। तो हमारा जो इसमें था कि इसके कार्य क्या है, ये RAS जो खोजा गया ये क्या फंक्शन करता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे फेफड़े के अंदर क्या करता है। तो असल ये कोशिकाएं फेफड़े में दो मुख्य कार्य करती है, दो प्रमुख कार्य करती है, ये ध्यान रखने की बात है। नंबर 1 में अणुओं का स्राव करती है, जो ब्रोंकियोली के साथ द्रव के परत को बनाए रखता है, यानी उसके अंदर जो है मेंटेन किया रहता है। उसके जो छोटे वायु मार्ग, जो छोटे छोटे वायु मार्ग होते हैं, जिससे बॉडी के अंदर डिफरेंट जगह हमारी एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हर जगह जाता है, तो उसको ढहने यानी उसको कोलैप्स होने से रोकता है, और फेफड़ों की दक्षता यानी उसकी जो इफिशियंसी है उसको वो बढ़ाता है, अधिकतम करने में ये मदद देता है। एक तो नंबर 1। दूसरी चीज जो है, ये एल्वेओलर टाइप 2 कोशिका के लिए प्रोजेनिटर का काम करती है, यानी प्रोजेनिटर के रूप में कार्य करते हैं। किसमें? एल्वेओलर टाइप 2। अब ये एल्वेओलर टाइप 2 या AT2 जो है, ये एक ऐसी कोशिका है, ये एक विशेष प्रकार की एल्वेओली,
एल्वियोली है, लेकिन ये विशेष प्रकार की है क्योंकि ये जो रसायन का स्राव करती है, यानी जो केमिकल इससे सेक्रेट होता है, उसमें अन्य क्षतिग्रस्त एल्वियोली की मरम्मत करता है। यानी जो कोई एल्वियोली क्षतिग्रस्त हो गया तो उस केमिकल से उसकी वो मरम्मत कर लेता है, और ये काफी महत्वपूर्ण काम है। उसी तरह से अब जो हम लोग यहाँ देखे थे प्रोजेनिटर, तो प्रोजेनिटर आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लें। प्रोजेनिटर कोशिका आखिर है क्या? तो होता क्या है कि प्रोजेनिटर कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें दूसरे प्रकार की कोशिका में अंतर करने की क्षमता होती है, यानी वो डिफरेंशिएट कर देता है और उसी तरह का वो पैदा भी कर सकता है, यानी कि इस तरह जैसे कि स्टेम सेल कोशिका काम करती है। तो अब हम लोग देखेंगे तो RAS जो खोजा गया है इसकी महत्व क्या है, रिस्पायरेटरी एयरवे सेक्रेटरी जो खोजा गया है इसकी क्या महत्व है। तो चलिए महत्व देखते हैं। तो शोधकर्ताओं का मानना है कि RAS कोशिका धूम्रपान संबंधित बीमारी, धूम्रपान संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकता है, क्योंकि ये सारी श्वसन से संबंधित बीमारी होती है। तो जो श्वसन से संबंधित बीमारी होती है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण काम कर सकता है, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्ट पल्मोनरी डिजीज। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको शॉर्ट में हम लोग COPD कह सकते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा सकती है। तो अगर हम देखें इसमें तो COPD फेफड़े के अंदर बायोमार्क की सूजन का परिणाम है, यानी जो फेफड़े के अंदर बायोमार्क का सूजन हो जाता है तो उसके कारण ये आपका COPD होता है, जो धूम्रपान और कभी कभी वायु प्रदूषण के कारण हो सकता है। वायुमार्ग की सूजन फेफड़ों के लिए, अब जो वायुमार्ग का सूजन हो जाएगा तो फेफड़े में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी ठीक से ऑक्सीजन लेना को काफी कठिन बना देता है। परिणाम स्वरूप जो COPD है वो आपको ठीक अस्थमा के या समान आपका लक्षण होता है। तो अस्थमा जिस तरह से बीमारी होती है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक उसी तरह से ये COPD आपका करता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो COPD जो है उससे क्या होता है, एम्फीसीमा भी हो सकती है, जिसमें एल्वेयोली का जो है वो पूरी तरह से या अस्थायी तौर पे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो फेफड़े के अंदर अभी हम लोग एल्वेयोली देख रहे थे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर अगर एल्वेयोली कम होगा, आपका एयर एक्सचेंज कम होगा, आप ऑक्सीजन कम लेंगे, फिर आपकी सांस की तकलीफ होगी। तो उसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लाखों लोग हर साल इस COPD से मर जाते हैं, और इसका आंकड़ा अगर हम देखें तो दुनिया भर में 30 लाख से अधिक लोग एक वर्ष में यानी हर साल COPD से मरते हैं। तो ये जो खोज हुआ है ये इसको रोकने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यानी उपचार में सुधार करने और यहाँ तक के COPD को ठीक करने में भी काम कर सकता है, क्योंकि ये एल्वेयोली बना भी सकता है, मरम्मत भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो ये सेल करेगा, तो अगर हम इस सेल को मान लिया किसी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो उसके अंदर एल्वेयोली नया बनना शुरू हो जाएगा, और इसको ठीक करने में कोशिकाओं का संभावित रूप से उपयोग किया जा सकता है। वैसे इसका रिसर्च अभी जारी है, इसके अंदर और हो सकता है बहुत सारी चीजें निकले, लेकिन जिस तरह से साइंस डेली में आया है तो मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ये काफी महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको UPSC में पूछा जाता है। तो चलिए जिस तरह से हम लोग सेक्शन बनाते हैं तो उसी सेक्शन के अनुसार देखते हैं UPSC के लिए प्रश्न। तो चलिए देखते हैं UPSC के लिए प्रश्न। रिस्पायरेटरी एयरवे सेक्रेटरी RAS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। नंबर 1, RAS एल्वेओलर टाइप 2 के लिए प्रोजेनिटर कोशिका के रूप में कार्य करता है, एक स्टेटमेंट। दूसरा, RAS अणुओं का स्राव करता है जो श्वसन नली के साथ द्रव की परत को बनाए रखता है। नंबर 3 में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD में अस्थमा के समान लक्षण होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? A 1 और 2, B 1 और 3, C 2 और 3, D उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें
और इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये उत्तर मिल जाएगा इसके अंदर। तो इसका उत्तर लिखें और इसको अपने दोस्तों से शेयर करें, जितने भी आपके ग्रुप है उस सारे ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि आप करंट अफेयर्स में लगातार क्वेश्चन देने वाले हैं और सारी चीज़ें। अभी बायो का 2 और को होगा, उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट पे आ रहे हैं, फिर ज्योग्राफी पे होगा। तो कोशिश हमारी यही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपको 15 मई तक या 20 मई तक या ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम से पहले तक बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा, ताकि आप एक नज़र उसको देख लें। तो चलिए, जैसा कि पिछले वर्ष हम लोगों ने किया था कि जब ये दूसरा वीडियो है तो पहला वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर इसको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आंसर पिछला वीडियो का जो हम लोग मानव जीनोम प्रोजेक्ट पे था, तो उसको देखते हैं। तो पिछले प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव ऊतक को पूर्ण हाइड्रोटी मोल कहा जाता है वो तब बनता है जब एक शुक्राणु एक अंडे के नाभिक से निषेचित होता है। ये गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि ये कंप्लीट हाइड्रोटी मोल या हाइड्रोटी मोल तब बनता है जब शुक्राणु अंडे से निषेचित होता है जिसकी नाभिक नहीं होती है, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वो ऐसे अंडे से इसका होता है। तो विदाउट न्यूक्लियस, एक विदाउट न्यूक्लियस होता है, बगैर न्यूक्लियस का होता है, तो ये गलत है। इसमें हमने नाभिक दे दिया है तो ये गलत हो गया। उसी तरह से कोशिका सेल कोशिका रेखाओं का एक समूह है जिसे प्रयोगशाला में विकसित किया जा सकता है, तो ये जो है ये सही है। उसी तरह से दूसरा, डीएनए अनुक्रमण यानी सीक्वेंसिंग में डीएनए के एक भाग में बेस जोड़ी बिल्डिंग ब्लॉक के क्रम को पता लगाने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है ये। तो उत्तर हो गया आपका 2 और 3। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? 1 केवल गलत, 1 और 2 ये भी गलत, 2 और 3 बिल्कुल सही, उपरोक्त सही है भी गलत। तो बाकी आपका आंसर इसमें सी हो गया, तो उत्तर सी। तो चलिए, ये था आज का वीडियो और आप इसको ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको कमेंट, जैसे कि जो भी विज्ञान संबंधित जो भी प्रश्न हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका उत्तर अपने वीडियो में देने का, और कोशिश ये भी करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें विज्ञान में कवर हो जाए। आप हमारे ब्लॉग पे भी जा सकते हैं, ब्लॉग पे भी देख सकते हैं, क्लास में भी आप आ सकते हैं मुखर्जी नगर में। तो चलिए, अब हम लोग विदा लेते हैं, लेकिन वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।